नमस्कार, मैं राहुल पवार। पिछले कुछ समय से देश में एनपीएस की जगह पर ओपीएस मतलब कि नेशनल पेंशन स्कीम की जगह पर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग ज़ोरों पर है और यहाँ तक कि कुछ विरोधी दलों ने पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को बहाल भी कर दिया है। मुद्दे की संजीदगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसका काम था कि भारत की सरकारी एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन सिस्टम को रिव्यू करना और यदि आवश्यक हो तो एनपीएस के फ्रेमवर्क में चेंजेस सजेस्ट करना। इसी कमेटी के सजेशन और रिकमेंडेशन से यूनियन कैबिनेट ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम नामक स्कीम को अप्रूव किया है। तो आइए देखते हैं कि यूपीएस क्या है, यूपीएस के पहले एनपीएस और उससे भी पहले जो ओपीएस थी, इन तीनों में आपस में क्या अंतर है। इसके साथ ही इन तीनों से परे भारत के पेंशन सिस्टम की मजबूती की भी हम समीक्षा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीएस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने वाली है, ये एक फ्रेमवर्क बनाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो इम्प्लीमेंट करेगी ही और राज्य सरकारों के लिए भी खुला है कि वो चाहें तो इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका पूरा खर्चा जो है वो राज्य सरकारों को ही उठाना पड़ेगा। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी। इसको जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, लेकिन 1 जनवरी 2004 से जब से कि एनपीएस लागू है तब से ही सभी के पास विकल्प ये होगा कि वो एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं और एक बार जिस भी सिस्टम को चुन लेंगे फिर आगे वही सिस्टम जारी रहेगा। उसके बाद आपके पास ये विकल्प नहीं रहेगा कि आप फिर से सिस्टम चेंज कर सकें। लगभग 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कि यूपीएस से फ़र्क पड़ने वाला है या फ़ायदा होने वाला है। तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जिसमें कि 5 मेन फीचर इसके हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है अश्योर्ड पेंशन। अश्योर्ड पेंशन ये कह रहा है कि जिस किसी ने भी सर्विस में 25 साल, कम से कम 25 साल पूरे कर लिए, उनके सेवानिवृत्त होने पर सुपर एन्युएशन के जस्ट पहले के जो 12 महीने होंगे, उस 12 महीने की सैलरी, बेसिक सैलरी, मूल वेतन का जो एवरेज होगा, उस एवरेज का 50% पर मंथ पेंशन के तौर पर दिया जाएगा जिसने 25 साल पूरे कर लिए उनको। लेकिन 25 वर्ष से कम, लेकिन 10 वर्ष से अधिक अगर सेवा में पूरे किए हैं तो उन वर्षों के प्रोपोर्शनेट मतलब उस अनुपात में ही इस पेंशन को तय किया जाएगा। अगला है हमारे पास अश्योर्ड फैमिली पेंशन। अश्योर्ड फैमिली पेंशन का अर्थ है कि उस एम्प्लॉय के निधन हो जाने पर जो पेंशन मिल रही थी उस पेंशन का 60% मिलेगा। अगला है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। तो जिस किसी ने भी कम से कम 10 वर्ष सेवा में पूर्ण कर लिए हैं, उनको 10,000 प्रति माह तो कम से कम पेंशन मिलना ही है। अगला है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इसका अर्थ ये है कि इन तीनों ही पेंशन पर समय के साथ जब महंगाई बढ़ती है तो उस महंगाई के हिसाब से इन पेंशन को भी इंक्रीज़ किया जाएगा। और ऐसा करने के लिए, जो महंगाई राहत देने के लिए जो दर हम यूज़ करेंगे, वो इंडेक्स कौन सा होगा? वो होगा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जो अभी भी फ़िलहाल भी जो यूज़ किया जाता है। अगला है लमसम पेमेंट, जो भी एट द टाइम ऑफ सुपर एन्युएशन लमसम पेमेंट ले सकता है। लमसम पेमेंट में क्या ले सकता है? एक तो ग्रेच्युटी मिलेगी, दूसरा है कि सर्विस में बिताए हुए हर 6 महीने के लिए 1 महीने की जो सैलरी है, एमोल्यूमेंट्स हैं, उसका अंदर उसका बेसिक पे और जो डीए आएगा उसका 1/10 उसे मिलने वाला है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हर 6 महीने के करस्पॉन्डिंग 1 महीना। इसका मतलब अगर हम मान लें कि किसी ने सेवा में 30 वर्ष दिए हैं, तो अगर किसी ने सेवा में 30 वर्ष दिए हैं तो देख लेते हैं कितना उसका एमोल्यूमेंट बनेगा। हर 6 महीने पर 1 महीना गिना जाएगा और उसका भी 1/10। इसका अर्थ हुआ 1/2 ईयर्स, मतलब कि वो लगभग 6 महीने के एमोल्यूमेंट्स के बराबर होगा। मतलब लमसम में क्या मिलने वाला है? एक तो ग्रेच्युटी और उसके साथ साथ हर 6 महीने की सर्विस जो कंप्लीट करेगा तो उसको 1 महीना और उस 1 महीने के 1/10 जिसमें कि
पे और डीए दोनों ही काउंट किए जाएंगे। कुछ और फीचर्स भी हैं कि ये जो सिस्टम है, स्कीम है, ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। कंट्रीब्यूटरी स्कीम का मतलब ये है कि इसमें जो एम्प्लॉय होगा उसको 10% अपनी सैलरी का, जब से वो अपॉइंटमेंट होगा तब से ही चालू हो जाएगा, 10% अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूट करना है, और जो गवर्नमेंट है वो 18.5% कंट्रीब्यूट करने वाली है। अभी फ़िलहाल की अगर व्यवस्था देखें आप एनपीएस में, तो एम्प्लॉयड तो 10% ही करता है, लेकिन गवर्नमेंट 14% करती है, तो इस वहाँ पर 14% से बढ़ा करके 18.5% किया गया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त चूँकि ये रेट्रोस्पेक्टिवली लगाई गई है, इसका मतलब ये है कि जो कोई भी 1 जनवरी 2004 के बाद एनपीएस के अंदर रिटायर हो गया है, वो भी यूपीएस को अपना सकता है, और ऐसा करने पर जो बीच के समय का जो भी एरियर्स उसे हमें देना पड़ेगा यूपीएस के हिसाब से, उन सभी पर पीपीएफ जो रेट है उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी सरकार देगी, और जो अमाउंट में अंतर आएगा वो अमाउंट तो देगी ही। ठीक है, तो इस पूरे को देखने के बाद हमें कह सकते हैं कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम एक फुल्ली फंडेड स्कीम है। फुल्ली फंडेड का अर्थ ये है कि उसका जो पैसा है, जो भी पैसा उसमें लगना है, वो सारा पैसा अभी फंड किया जा रहा है, बाद में भविष्य के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है। उसके अलावा ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। कंट्रीब्यूटरी स्कीम का अर्थ ये है कि इसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमें कह सकते हैं यार ये जो स्कीम है यूपीएस, इट इज़ ए कंट्रीब्यूटरी फुल्ली फंडेड स्कीम। तो अब हम देखते हैं कि इसके पहले जो स्कीम थी एनपीएस, वो क्या था, और उसके भी पहले जो ओपीएस था, इन दोनों स्कीम को और समझते हैं। तो शुरू करेंगे ओपीएस से। अब हम देख रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004, उसके पहले मतलब कि 31 दिसंबर 2003 के पहले जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं तब तक के लिए ही वैलिड है, और उसके बाद एनपीएस लागू हो गया था। तो उससे पहले के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ प्लस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के एम्प्लॉयज़, मतलब इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ थे उस पर ही लागू होता है। इसको डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम कहते हैं। डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम का मतलब जब व्यक्ति जॉब में जा रहा है, जॉइनिंग के समय ही उसे पता है कि भाई जब उसकी पेंशन होगी या रिटायरमेंट होगा तो उस समय पर उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बेनिफिट्स आर डिफाइंड, तो इसलिए इसको कहते हैं हम डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम। 2 तरह के बेनिफिट्स हैं, एक तो रिकरिंग जो हर महीने मिलता है, और एक वन टाइम। रिकरिंग में क्या है, रिकरिंग जो सिस्टम है उसको हम एलिजिबल पे एंड क्वालिफाइंग सर्विस कहते हैं। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि रिटायरमेंट के समय पर क्या सैलरी है प्लस कितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस है, इन दोनों के हिसाब से उसकी पेंशन डिसाइड होगी। फॉर एग्जांपल अगर 33 ईयर्स ऑफ सर्विस है तो हम कहेंगे कि फुल पेंशन है, और फुल पेंशन का अर्थ क्या है, 50% ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, जो भी रिटायरमेंट के पहले के 10 मंथ हैं उसका बेसिक पे प्लस डीए, इसका 10 महीने का एवरेज निकाला जाएगा, और उस एवरेज का 50% जो होगा वो उसकी रिकरिंग पेंशन हो जाएगी। अच्छा, ये जो पेंशन है इट इज़ फुल्ली इंडेक्स्ड टू प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मतलब कि इन्फ्लेशन, महंगाई से फुल्ली इंडेक्स्ड है। कैसे है फुल इंडेक्स, ये जो डीए है, ये डीए वाला पार्ट हर साल में 2 बार रिवाइज होता है, जो कि महंगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भाई फुल्ली इंडेक्स टू प्राइस लेवल। लेकिन वेज लेवल भी कैसे है, जितने पे कमीशन बनेंगे उस पे कमीशन के हिसाब से जो रिवीजन होगा वो पेंशन में भी रिवीजन होगा। तो इट इज़ फुल्ली इंडेक्स्ड टू द प्राइस लेवल एंड वेज लेवल। अब जो वन टाइम बेनिफिट है, वन टाइम बेनिफिट में एक तो ग्रेचुइटी आता है, जो कि हमने देखा है यूपीएस में भी है। उसके अलावा अनअवेल्ड लीव अप टू 300, मतलब कि पूरी सर्विस के दौरान जितनी अनअवेल्ड अर्न लीव है उस अर्न लीव में से अप टू 300 को एक साथ एनकैश कर सकते हैं, और उसकी जो सैलरी होगी वो किस रेट पर होगी, जो लास्ट पीक रेट, मतलब कि जो लास्ट सैलरी थी उस सैलरी के हिसाब से होगा। और इसके साथ ही कम्यूट अप टू 40%, मतलब कि आप एडवांस में भी पेंशन ले सकते हैं। कितनी, अप टू 40% ऑफ मंथली पेंशन। तो
एक जैसे एडवांस सैलरी का कंसेप्ट कहीं पर हो सकता है, वैसे ही यहाँ पर अप टू 40% ऑफ मंथली पेंशन को एडवांसली ले सकते हैं, उसको कम्यूट करना कहते हैं, कम्यूटेशन। ये लगभग बेसिक पे और डीए का 2.5 साल के अराउंड का जो बेसिक पे और डीए है उतना अमाउंट बन जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि वन टाइम लिया जा सकता था। इसके अलावा जो फीचर है, थर्ड फीचर, वो ये है कि एज के साथ रिप्लेसमेंट रेट में भी अंतर आ जाता है। कैसे? अगर 80 इयर्स की एज हो गई है तो रिप्लेसमेंट रेट अब 50% के बजाय 60% हो जाएगा। उसके बाद हर 5 साल पर रिप्लेसमेंट रेट में 10% से बढ़ोतरी होगी, जैसे कि 85 पर 70% हो जाएगा। 90 इयर्स की अगर एज है तो 80%, 95 इयर्स की है तो 90%, ठीक है। सही 100 इयर्स की अगर एज हो गई तो 100% ऑफ दी लास्ट ड्रॉन बेसिक पे प्लस डीए। तो ये 3 बेसिक फीचर हैं। अच्छा, अभी हमने बताया कि भाई 2004 ऑनवर्ड ओपीएस बंद कर दी गई है और एनपीएस लागू कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ बेनिफिशियरीज़ हैं जिस पर कि ओपीएस लागू होता है। वो हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एमपीज़ एंड एमएलएज़, उसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनकी कम से कम 12 साल की सर्विस हो चुकी है, उनको अभी भी ओपीएस के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमने देखी ओपीएस के बारे में। अच्छा, अब क्यों हटा दी गई भाई? ओपीएस अगर इतना अच्छा था तो इसको क्यों हटा लिया गया? हम ये देख पा रहे हैं यार कि बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये जो बेनिफिट्स हैं ये एज के साथ भी बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे एवरेज एज बढ़ती गई, जैसे जैसे लॉन्जिविटी आती गई, वैसे वैसे ये जो पेंशन का बिल है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गया। और आज भी ओल्ड पेंशन जिनको देना होता है तो वो जो बिल है वो स्पाइरल करते जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। वो इतना बढ़ता जा रहा है कि केग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसका कहना है कि 2019-20 में तो जो सैलरीज़ गवर्नमेंट ने दी हैं उससे ज़्यादा पेंशन दिया है। तो इतना ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर पेंशन पर होगा तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज पर या दूसरी जगह पर पैसा लगाना चाहता है वहाँ पर नहीं लगा पाएगी। तो इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 ऑनवर्ड बंद कर दिया गया और उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं कुछ लोग, एनपीएस, तो उसको हमने लागू किया। अच्छा, अब एक सेक्शन ऑफ पीपल ये कहते हैं कि भाई ओपीएस को ही रैशनलाइज किया जा सकता था और इसमें कुछ पार्ट है जिसको रैशनलाइज कर सकते हैं। कौन सा पार्ट है देखते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है यार कि खास करके जो वन टाइम वाला जो आप टर्मिनल बेनिफिट है, इस वन टाइम टर्मिनल बेनिफिट के कुछ पार्ट को हटा सकते हैं। क्या हटा सकते हैं? ग्रेच्युटी तो खैर देना ही चाहिए, सभी पार्ट में सभी में दी जाती है, लेकिन ये जो अनअवेल्ड लीव है जो आप अप टू 300 एनकेश कर रहे हैं, इसको हटा दिया जाना चाहिए। क्यों हटा दिया जाना चाहिए? इसके पीछे का लॉजिक ये है यार कि ये जो अर्नड लीव है, लीव जो दी जाती थी अर्नड लीव, उसके पीछे का लॉजिक था कि वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे और ऐसा करने के लिए जो लीव है उसका यूज़ कर सकें। लेकिन अगर आप ये फीचर दे रहे हैं कि अनअवेल्ड लीव को आप एनकेश कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयज़ लीव नहीं ले रहे हैं, तो जो अर्नड लीव के पीछे का जो लॉजिक था वो लॉजिक ही डिफीट हो गया, जो पर्पस था वो पर्पस ही डिफीट हो गया है। और ऑब्वियसली इसके कारण फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। तीसरा जो ये कम्यूटेशन वाला है, आज के समय में एडवांस सैलरी भी अगर कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में मांग ली जाए तो जॉब का वहाँ पर रहना मुश्किल है। आप एडवांस पेंशन दे रहे हैं तो इसका कोई विशेष लॉजिक बनता नहीं है। इस हिसाब से रैशनलाइज अगर आपको करना है तो अनअवेल्ड लीव और इस कम्यूटेशन वाले पार्ट को हटा दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो एज 80 इयर्स ऑनवर्ड्स आप रिप्लेसमेंट रेट को बढ़ा रहे हैं, इसका भी कोई विशेष लॉजिक नहीं है। इससे भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ना है और 50% का ये जो रेट है वो रेट ठीक है अपने आप में, और बढ़ती हुई एज के साथ इस रेट को बढ़ाने का कोई विशेष लॉजिक नहीं है और फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाने का ही काम है। तो अगर ये 3 पॉइंट हम कर लें, एक तो एज वाला, कम्यूटेशन वाला, अनअवेल्ड लीव वाला, तो काफ़ी रैशनलाइज हो सकता है और बर्डन कम हो सकता है। अच्छा, जहाँ भी एनपीएस और ओपीएस के बीच की डिबेट की बात आती है, तो जो ओपीएस को चाहते हैं वो ये भी कहते हैं
अगर ओपीएस को सरकार ने हटाया है तो जो सरकार के मेंबर हैं वो एमपीज़ और एमएलएज़ हैं, तो सबसे पहले क्यों ना एमपीज़ और एमएलए ने ही अपनी ओपीएस छोड़ करके एनपीएस जो बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने लेकर आए हैं, क्यों ना वही सबसे पहले इसे अपना लें। और आज भी जब यूपीएस की बात की जा रही है तब भी इस लॉजिक को दिया जा रहा है कि अगर यूपीएस एक अच्छा सिस्टम लेकर के आए हैं तो क्यों ना ये यूपीएस सभी पर लागू हो जिनको आज भी ओपीएस दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं एनपीएस जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है और उसे भी क्यों छोड़ना पड़ा। पर एनपीएस जो स्कीम है उसका फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम। कुछ लोग उसको न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पहले वाली को ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है। ये जो स्कीम है ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी और 1 जनवरी 2004 ऑनवर्ड ये इफ़ेक्ट में आई है स्कीम। इसके पहले तक ओपीएस लागू था। इस स्कीम की अगर देखें तो ये इसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। जो ओपीएस था वो डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम था, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसमें ओपीएस में बेनिफिट्स डिफाइंड थे शुरुआत से ही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है, बेनिफिट्स डिफाइंड नहीं है। कंट्रीब्यूशन क्या डिफाइंड है कि जो एम्प्लॉई है वो 10% उसके बेसिक पे और डीए का अपनी फर्स्ट सैलरी के साथ ही देना शुरू करेगा और उसी का मैचिंग 10% गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड ये 10% को बढ़ा करके 14% कर दिया गया था। तो ये जो दोनों कंट्रीब्यूशन है इसको मिला करके इसका एक एनपीएस का पूल बनता है और ये जो एनपीएस का पूल है ये इस एम्प्लॉई के पास ऑप्शन है कि वो अलग अलग जो स्कीम्स हैं लो रिस्क से हाई रिस्क तक जो मार्केट डिपेंडेंट स्कीम्स हैं उन स्कीम्स में से अपना सेलेक्ट करके या डिस्ट्रीब्यूशन बना करके इस फंड को इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। समय के साथ, टाइम के साथ ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी और अपॉन रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होगा उस समय पर उसकी जो भी वैल्यू होगी उस पूरे पॉट की वैल्यू का वो चाहे तो लमसम एक बार उससे विड्रॉ भी कर सकता है। कितना विड्रॉ कर सकता है? उस पूरे एनपीएस अमाउंट का अप टू 60% एक साथ विड्रॉ कर सकता है। ये जो विड्रॉल वाला अमाउंट होगा ये टैक्स फ्री होगा और जो बचा हुआ 40% या उससे ज़्यादा जो भी अमाउंट रहेगा उनको इन्हीं स्कीम में, जो कि 9 फंड मैनेजर्स हैं, इन ही स्कीम्स में इसको फर्दर इन्वेस्ट करना है और उस इन्वेस्टमेंट से एन्यूटीज़ बना लेनी है, पेंशन एन्यूटीज़ बना लेनी है जो कि मंथली इसको मिलेगी और ये जो पेंशन होगी इस पर टैक्स भी लगेगा। अब ये था एनपीएस और इसके पहले हमने देखा ओपीएस। तो यहाँ पर बेनिफिट्स यार मार्केट पर डिपेंडेंट है कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन सी स्कीम आपने ली, उस स्कीम का कैसा परफॉर्मेंस है। तो मार्केट डिपेंडेंट यहाँ पर बेनिफिट्स हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड है, इसलिए ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है और ओपीएस में बेनिफिट्स फिक्स थे। तो ये बेसिक अंतर है। अब आप देखें यार कि यूपीएस का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों है? तो यूपीएस में कुछ ओपीएस के फीचर्स हैं और कुछ एनपीएस के फीचर्स हैं। ओपीएस के क्या फीचर्स हैं? अश्योर्ड पेंशन, जिस तरीके से ओपीएस में पेंशन अश्योर्ड है तो यहाँ पर भी अश्योर्ड पेंशन है 50% वाला। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन दोनों में है, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन। मिनिमम पेंशन ओपीएस में 9,000 था, यहाँ पर यूपीएस में ये 10,000 है। फिर एनपीएस के कुछ फीचर्स हैं, क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटरी और फुल्ली फंडेड। जो यूपीएस है उसमें जो एम्प्लॉय का 10% कंट्रीब्यूशन है वो एनपीएस के बराबर ही है और ये कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। ये फुल्ली फंडेड है, इसका मतलब ये है कि एट प्रेजेंट फंडेड है, ना कि ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में जब ये रिटायर होंगे तब की गवर्नमेंट जाने कि उसको कहाँ से पैसा देना है। नहीं, जो आज सर्विस में है उसके पेंशन के लिए व्यवस्था आज की जा रही है, इसलिए इसको हम फुल्ली फंडेड कह रहे हैं। तो इन दोनों के ही कुछ ना कुछ फीचर्स दोनों के इसमें हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं यूनिफाइड, एकीकृत, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। तो ये आपने देखा यूपीएस। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो डिबेट यूपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस ओपीएस है, क्या इससे भी बड़ी डिबेट हमें करना चाहिए कि इंडिया का पेंशन सिस्टम
कैसा है, कितना मजबूत है, कितने लोगों को कवर करता है और दूसरे देशों के मुकाबले कहाँ खड़ा है। तो अगर पहला हम एक इंडेक्स है, इस इंडेक्स में कंपैरिजन कर रहे हैं। ये एक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, ये 2023 का है, लेटेस्ट इंडेक्स है। इस इंडेक्स में 47 कंट्री के पेंशन सिस्टम्स को कंपेयर किया जाता है और उस कंपैरिजन के आधार पर रैंक कंपाइल की गई है। उस रैंक पे अगर हम देखें तो जो इंडिया है, इंडिया की रैंक है 45th रैंक आउट ऑफ 47, मतलब हम बॉटम से 3rd रैंक पर इंडिया आता है। इतना मजबूत पेंशन सिस्टम इंडिया का है। अब जो इंडिया के एक इंडिया बेस्ड स्टडी है जिसमें कि प्रोफेसर आनंद और चक्रवर्ती इंस्टीट्यूट NIPFP इंस्टीट्यूट है वहाँ के हैं, और इनकी स्टडी के कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं और इसको हम देखते हैं। जो टोटल वर्कर्स हैं उसके कम से कम 85% ऑफ वर्कर्स आर नॉट मेंबर ऑफ एनी पेंशन स्कीम, वो किसी भी पेंशन स्कीम के मेंबर नहीं हैं, और इधर दे आर अनकवर्ड और केवल सोशल पेंशन स्कीम में कवर होंगे। इसका मतलब क्या है, 85%, केवल 15% वर्कर्स हैं विच आर कवर्ड इन पेंशन स्कीम, तो 85% को कवर नहीं कर रखा है। उसके अलावा अगर आप देखें जो गवर्नमेंट एक्स वर्कर्स हैं वो कितने हैं, तो जो एल्डरलीज हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, एल्डरली हैं, उसके अराउंड 11.4%, अराउंड 12%, ज़्यादा से ज़्यादा माने आप तो 12%, केवल 12% ऑफ एल्डरली ड्रॉज डिफाइंड बेनिफिट्स, और इनके ऊपर जो खर्चा है वो टोटल खर्च का 62% है। मतलब ओनली 12% ऑफ एल्डरलीज आर कॉर्नरिंग 62% ऑफ एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट इज ऑफ ऑल एल्डरली around 57% दे रिसीव नो इनकम सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट का या पब्लिक एक्सपेंडिचर है वहाँ से कोई इनकम सपोर्ट नहीं मिलता। कितनों को? अराउंड 57% को, मोर देन अ मेजॉरिटी। एंड अराउंड 26% ऑफ एल्डरलीज रिसीव सोशल पेंशन। किस तरीके से? एज पार्ट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। जो पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी उन्मूलन के प्रोग्राम हैं, उसके थ्रू सोशल पेंशन इतने लोगों को मिल रही है। इसका मतलब पेंशन का जो कवरेज है इंडिया में वो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और इसलिए हमें कह सकते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर भी रही है तो उसका मेजर पार्ट बहुत कम लोगों को सर्विस कर रहा है। इसका मतलब जो इंडिया का पेंशन सिस्टम है, इट इज़ अ वेरी लोप साइडेड पेंशन सिस्टम एंड इट नीड्स रिफॉर्म। अच्छा, पेंशन की आवश्यकता क्यों है? पेंशन की आवश्यकता इसलिए और ज़्यादा हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एज में जाकर के पॉवर्टी के इंसिडेंसेस है, गरीब होने के चांसेस है, वो ओल्ड एज के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू यंग एज, फॉर ऑब्वियस रीज़न। देन एवरेज इनकम्स इन आवर कंट्री इज़ वेरी लो। इसलिए हमारी कंट्री में ये एक्सपेक्ट करना कि सेविंग करके आज से 30 साल बाद पेंशन के लिए एक जनरल पब्लिक सेविंग कर लेगी, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा चेंजिंग सोशल बिहेवियर, आज हमारी सोसाइटी जो है वो मोर इंडिविजुअलिस्टिक या वेस्टर्नाइज हो रही है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी बनती जा रही है, जहाँ पर कि संयुक्त परिवार की जो टेंडेंसी है वो कम होती जा रही है, जहाँ पर संयुक्त परिवार भी एक तरीके से पेंशन का ही काम करता है, लेकिन संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, प्रवृत्ति कम होती जा रही है, जिससे कि पेंशन की आवश्यकता और ज़्यादा है। तो इनके अलावा भी और भी कारण हैं जो कि बड़े ऑब्वियस से हैं। इसलिए हमें कह सकते हैं कि भाई इंडिया के पेंशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इसमें रिफॉर्म किया जाए और इसका कवरेज बढ़ाया जाए, बेनिफिट्स को एडिक्वेट रखा जाए और ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो एक सस्टेनेबल सिस्टम हो, फाइनेंशियली सस्टेनेबल सिस्टम हो और उसकी एक इंटीग्रिटी हो, सब लोग उस पर विश्वास कर सकें। ऐसा एक पेंशन सिस्टम की इंडिया को आवश्यकता है।